सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 2024 से लेकर 2026 तक के लिए कौन सा देश कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। तो आंसर होगा भारत। और ये प्रश्न हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। और कब से कब तक के लिए? 2024 से लेकर 2026 तक के लिए। अब क्या है ये कोलंबो प्रोसेस और इसकी स्थापना कब हुई थी ये हम देखते हैं। देखो, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसे श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित मंत्री स्तरीय परामर्श के दौरान लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसका नाम कोलंबो रखा है, कोलंबो प्रोसेस रखा है। और ये है क्या, यहाँ पे क्या होता है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई लेबर या श्रमिक भेजने वाले देशों के लिए ये एक मंच प्रदान करता है जहां पर विदेशी रोजगार और मजदूरों के हितों में उनके फायदों से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाती है। एक सिंपल सी अगर लाइन में मैं बोलूं तो इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना। इसके कितने सदस्य देश हैं? एशिया के 12 देश इसके सदस्य हैं। भारत स्टार्टिंग से ही इसका सदस्य है और अभी इसका अध्यक्ष बन गया है पहली बार। अच्छा, भारत से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि आपको याद होगा 2023 में भारत ने होस्ट किया था G20 को, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पिछले बार हमने होस्ट किया था। इस बार क्वाड समिट होस्ट करेगा भारत। उसके अलावा भी दिसंबर 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक की मेजबानी भी की थी। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इंडिया में स्थापित होगा और यूनाइटेड नेशन के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भारत ने की थी। अभी भारत आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश बना था। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। भारत ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना था। और 2024 में भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भी करेगा। उसके अलावा 2024 में ही भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भी करेगा दिल्ली में, जो कि इसका 46 नंबर का सेशन होगा। पिछले साल 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी और 2023 में ही वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हुआ था भारत में, जो कि पहली बार हुआ था, बंगलुरु में हुआ था। तो भारत से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको ध्यान में रखना, ये न्यूज में थे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा इमैनुअल सोबेरन। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने अभी फ्रांस की हैं ये डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन, इनको 5 सालों के लिए अपने 8वें महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगी? डॉक्टर मोनिक एलॉइट का स्थान लेंगी। अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती 1924 में। मुख्यालय मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल अब तो ये इमैनुअल सोबेरन बन गई है। अच्छा, ये डेविड साल्वाग्निनी का नाम हमने सुना था अभी। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनको प्रमुख बनाया था। बाकी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे अभी लुइस मॉन्टेनेग्रो और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे ये साइमन हैरिसन का नाम है। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। तो आंसर होगा अग्निकूल कॉस्मोस। तो आपको बताए चेन्नई का ये एक स्पेस स्टार्टअप है अग्निकूल कॉस्मोस, जिसने अभी सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम तो अग्निबाण है और इस 3D प्रिंटेड इंजन का नाम अग्निलैट है। वैसे ये पॉइंट मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। जब भी हम 3D प्रिंटेड की बात करते हैं, मैं आपको रिवीजन कराता हूं, तो वहां पे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अभी इसने फाइनली इसको लॉन्च कर दिया है। पहले भी 3-4 बार ये ट्राई कर चुका है इसको लॉन्च करने का, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली इस बार ये सफल हो गया है। तो हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं और इसे आप यूं भी कह सकते हो कि अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली ये भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो फिर पहली कौन सी थी? पहली थी स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है, जिसने आपको याद हो तो 2022 में अपना रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? विक्रम एस। याद आया होगा आपको। अच्छा, यहाँ पे अग्निकूल कॉस्मोस कंपनी से एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं कि इसी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित
रॉकेट लॉन्च पैड जिसका नाम धनुष है, इसको डिजाइन किया और डेवलप भी किया है? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। सीधा सा एक प्रश्न यहां से निकल के आता है कि दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन को किसने बनाया है और उसका नाम क्या है? तो बनाया पूछेंगे तो अग्निकूल कॉस्मोस कंपनी ने बनाया है, जो कि चेन्नई की है। और उस इंजन का नाम पूछेंगे तो अग्निलैट है। जिस रॉकेट में इस इंजन को लगा करके लॉन्च किया गया, उस रॉकेट का नाम पूछेंगे तो अग्निबाण है। ये 3 पॉइंट याद रख लो आप। अच्छा चलो, अभी मैं आपको 3D प्रिंटेड से संबंधित और भी कई सारे प्रश्न बने हमारे करंट अफेयर्स में, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि अभी किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया? तो आंसर करना तेलंगाना। और ये वाला प्रश्न तो एग्जाम में आ चुका है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहां पर मिलेगा? बंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये बना हैदराबाद में। और हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने किस आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? तो आईआईटी मद्रास। तो देखो ये रहा वो प्रश्न, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड इंजन किसने बनाया? तो अग्निकूल कॉस्मोस ने, और नाम हमने देख लिया अग्निलैट है उसका नाम। बाकी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया था? अगर इस तरह से प्रश्न आएगा तो फिर आंसर करना है स्काई रूट एरोस्पेस ने। और अगर पूछे कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का निर्माण किसने किया था? रिलेटिविटी स्पेस नाम की कंपनी अमेरिका की, और उसका नाम था टेरेन 1। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मई को। देखो गोवा आपको पता है पुर्तगालियों का शासन रहा है गोवा पे कब से? 1510 से, जब पुर्तगालियों ने बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया था, तब से पुर्तगाली शासन यहाँ पे शुरू हुआ था। और अगले 400 साढ़े 400 सालों तक यहाँ पे उन्हीं का शासन रहा था। अंग्रेज चले गए थे, उसके बाद भी ये यहाँ पे रहे थे। मतलब जब तक हमने धक्के मार के लात मार के नहीं निकाला तब तक गए नहीं है। और इनको निकालने के लिए आपको याद होगा 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया था हमने। और जब ये यहाँ से चले गए थे, उसको भी एक दिन के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे जिसे कहते हैं, वो 19 दिसंबर को होता है। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा ये भारत का 25वां राज्य बना था, इसीलिए 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखो गोवा की कैपिटल आप जानते हो पणजी होती है। किस नदी के किनारे है? मंडोवी नदी के किनारे। कोंकणी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। वैसे 30 मई को 2 और दिवस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसमें से एक तो बिल्कुल नवीनतम है, पहली बार हम मना रहे हैं। कौन सा है मैं बताता हूं। उससे पहले ये याद रखो कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी होता है, हिंदी जर्नलिज्म डे। और आपको पता होना चाहिए देश का पहला जो न्यूज़पेपर है, जो हिंदी न्यूज़पेपर है जो भारत में पब्लिश हुआ था, उसका नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। कब और कहां पे? 30 मई 1826 को ये लॉन्च हुआ था, पब्लिश हुआ था। कहां पे? कलकत्ता में। और ये दिवस हम पहली बार मना रहे हैं 30 मई को। इसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस, पोटैटो डे। और इसकी थीम भी रखी गई है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। तो ये 30 मई को 3 दिवस मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। अभी मैं आपको मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। आप बताएंगे इस मई के महीने में कौन कौन से दिवस हैं जो हमने पहली बार मनाने शुरू किए हैं। यह आपका होमवर्क गया। देखो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस हो गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस था। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हो गया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हो गया और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे भी था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस था। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 17 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस भी था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे था। बाकी 20 मई को वर्ल्ड बीज डे, मधुमक्खी दिवस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस और 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे और वर्ल्ड थायराइड डे। अभी 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया था। और 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था।
माउंट एवरेस्ट डे भी हमने इसी दिन को मनाया। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर रुद्र M सेकंड जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया कहां पे? तो आंसर होगा उड़ीसा में। कौन सी मिसाइल है? रुद्र M2। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और अभी डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है कहां पे? उड़ीसा में। और किससे परीक्षण किया? तो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया। ये जो रुद्र M सीरीज है ना, चाहे वो रुद्र M1 हो, चाहे रुद्र M2 हो, या अगर आगे कोई और भी आएगी, रुद्र M3 आगे मान लो, तो ये जो रुद्र M सीरीज के जो मिसाइलें हैं, याद रखना ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं। मतलब ये मिसाइल दुश्मन सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को, जैसे उसका रडार वगैरह हो गया, उसका जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज हो गए, ये उनका पता लगा करके उसे खत्म कर देगी। इस तरह की ये मिसाइलें हैं। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे भी बन के आ सकता है कि बताओ भैया भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइलें कौन सी हैं, तो रुद्र M सीरीज बोल देगा, या फिर रुद्र M1, रुद्र M2 ये नाम डाल देगा। और इस पर्टिकुलर रुद्र M2 की हम बात करें तो रेंज कितनी है? इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है। आपको याद होगा भी डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था। और उससे पहले MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। MIRV तकनीक मतलब मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, एक साथ कई जगह पे ये हमला कर सकती है। और अभी भारत ने जो एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया है वो S-400 है, लेकिन हमने उसका नाम क्या रख दिया? सुदर्शन नाम रख दिया। हमने रशिया के साथ मिलकर के ब्रह्मोस तैयार किया, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन हमने सबसे पहले किस देश को एक्सपोर्ट किया, किस देश को बेचा है? तो याद रखना फिलीपींस को। वैसे गुयाना देश भी भारत से 2 विमान खरीद रहा है। कौन से विमान? डॉर्नियर 228 विमान। देखो डीआरडीओ का मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और इसके अध्यक्ष समीर वी कामत है। अभी हमने पढ़ा था 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया इनको। और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो आरबीआई के जो गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास। अभी उन्होंने एक्चुअल में 3 प्रमुख पहलें शुरू की है, मतलब 3 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। वो तीनों मैं आपको बताता हूं कौन कौन से, जिसमें से पहला तो ये हो गया प्रवाह पोर्टल, दूसरा हो गया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, और एक फिनटेक रिपोजिटरी हो गया। प्रवाह पोर्टल की पहले बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान को आरबीआई से कोई भी ऑथराइजेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, या किसी भी प्रकार का अप्रूवल चाहिए, तो वो इस प्रवाह पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकता है, और उसे जो भी लाइसेंस या कोई भी अप्रूवल चाहिए तो वो यहां से प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हो गया प्रवाह पोर्टल का काम। एक दूसरा मैंने आपको बताया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो इसके जरिए जो रिटेल निवेशक हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जिस तरह से आजकल शेयर मार्केट के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है ना, एम स्टॉक, जेरोदा, एंजल वन, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिससे आप ऑनलाइन शेयर को बेच सकते हो और खरीद सकते हो। तो उसी तरह से ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो इसके जरिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद व बेच सकते हो। और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी। यहाँ पर आपको सभी भारतीय फिनटेक कंपनियों का डेटा मिल जाएगा, और इसको लॉन्च किया आरबीआई ने। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे होती है? तो हिल्टन यंग आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में हमने कहा इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। और इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा सत्यदीप गुप्ता। तो भारतीय पर्वतारोही हैं ये सत्यदीप गुप्ता, जो एक ही सीजन में, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट आप जानते हो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये माउंट लोहत्से ये दुनिया की 4थी सबसे ऊंची चोटी है।
अच्छा, इसी के साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया कि माउंट एवरेस्ट से माउंट लोहत्से तक 11 घंटे 15 मिनट में यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए। ये भी उनका रिकॉर्ड है। भारत से हैं, भारत में किस राज्य से हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखो, अगर क्रेक एग्जाम चैनल पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो अभी माउंट एवरेस्ट से संबंधित 3-4 प्रश्न हमने देख लिए और माउंट एवरेस्ट को कई बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, तो वो सारे पॉइंट तो आपको रट चुके होंगे। आज कुछ अलग मैं आपको रिवाइज कराता हूं। हम देखेंगे अलग अलग कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो मैं आपको आज रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि देखो, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसे कहते हैं माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया देश में आपको मिलेगी। उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनली भी कहते हैं, ये आपको अलास्का में मिलेगी। दक्षिण अमेरिका की है माउंट एकांगुआ, जो एंडीज पर्वतमाला है उसी में आपको मिलेगी माउंट एकांगुआ। किस देश में पूछोगे तो अर्जेंटीना में। और अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिफ है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियस्को हो गया। एशिया का हमने देख ही लिया माउंट एवरेस्ट है। और यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस। तो ये सब भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी सीईओ कौन बने, तो आंसर होगा पी संतोष। ये जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, इसे बेड बैंक भी कहते हैं। और ये बेड बैंक काम क्या करता है, कई बार ये टर्म सुना होगा आपने कि बैंकों का एनपीए बढ़ गया है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये जो बेड बैंक होता है उसको कम करने का काम करता है। सिंपल सा ऐसे समझो, जैसे मैंने किसी बैंक में अपना कुछ एसेट रख करके, एसेट से मतलब हो गया मेरा कोई जमीन हो गया, मकान हो गया, या मेरी कुछ भी संपत्ति रख करके बैंक से पैसे ले लिए, उधार लोन ले लिया मैंने, लेकिन अब मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं। और मेरी ही तरह बहुत से लोगों ने उस बैंक में अपना अपना एसेट रख करके, अपनी अपनी संपत्ति रख करके लोन ले लिया, लेकिन कोई भी लोन नहीं चुका रहा है। तो अब बैंक की स्थिति आप समझो। बैंक के पास जो भी पैसा था उसने लोगों में बांट दिया, मैक्सिमम पैसा लोगों में बांट दिया। सबकी संपत्ति जरूर उसके पास है, सबके एसेट्स उसके पास है, मान लो सबकी जमीनों के कागज उसके पास है, वो एसेट्स हैं, लेकिन वो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो बैंक को कमा के नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं लोन नहीं चुका रहा हूं, मेरे जैसे सभी व्यक्ति लोन नहीं चुका रहे हैं, तो वो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अगर किसी भी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज्यादा होता है, इसका मतलब आपको समझ में आता है कि जिन लोगों ने भी उससे लोन लिया वो उसको नहीं चुका रहे हैं। तो ऐसे बैंकों की मदद करने के लिए ही सरकार ने ये बेड बैंक का निर्माण किया है। और अभी उसी के एमडी सीईओ बनाए गए ये पी संतोष, इनका नाम याद रखना है। 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया। बाकी आर शंकर रमन अभी लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष बने थे। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने थे। और नईमा खातून अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर बनी थी। तो ये भी ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है, तो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। आपको बताया अभी पापुआ न्यू गिनी में जो भूस्खलन हुआ, लैंड स्लाइडिंग हुआ, उसने वहां पे काफी तबाही मचाई। मतलब ऐसा कहा जा रहा है पूरा जो एक गांव था, 3 से 3.5 हजार लोगों की वहां पे आबादी निवास करती थी, एक पूरा का पूरा पहाड़ भर 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 करके पूरा का पूरा उस गांव के ऊपर गिर गया। तो सोचो कितनी तबाही हुई होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2000 लोगों की तो मृत्यु हो गई है, काफी लोग घायल हो गए, चोटिल हो गए। तो इसी बीच भारत ने मदद के तौर पर $1 मिलियन की तत्काल वित्तीय सहायता की भी घोषणा कर दी है। आपको याद होगा इसी तरह की एक और न्यूज हमने पढ़ी थी। अभी एक अफ्रीकी देश है, वहां पे बाढ़ आ गई थी, काफी तबाही मचाई, काफी लोग मारे गए थे। तो भारत ने वहां पे भी $1 मिलियन की वित्तीय सहायता दी थी। कौन सा देश है वो पता है? हम बात कर रहे हैं केन्या की। और अभी हम बात कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी आप मैप में देखिए, ये रहा मैप में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जस्ट आपको दिखेगा पापुआ न्यू गिनी। कैपिटल होती है पोर्ट मॉरेस्बी, करेंसी है कीना और प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे। आपको याद होगा पिछले साल जब मोदी जी वहां पे गए थे तो उनको पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा। तो भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, जिनको अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की समिति ए का अध्यक्ष बनाया गया है। कहां पे, मतलब ये जो इसकी 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? जहां पे इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अभी 27 मई से लेके 1 जून 2024 तक। और इसकी थीम भी थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल।
बाकी देखो, इंद्रमणि पांडे अभी बिम्स्टेक के ये महासचिव बने थे और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय भी हैं। अनिल कुमार लाहौटी की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने, और नवाब सलेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड बने थे। याद रखना ये किस देश से आते हैं, तो लेबनान से हैं ये। बाकी WHO की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड हैं टेड्रोस अधानोम। बाकी कुछ और पॉइंट्स मैं आपको यहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो आपको याद होगा कि WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी थी जामनगर गुजरात में। और अभी WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट को लॉन्च किया था। WHO ने निमहंस नामक संस्थान है, ये भारत का है, इसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था। अभी WHO ने बताओ किसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक बनाया था, तो साइमा वाजेद को। और जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको 2027 तक यानी कि 4 सालों के लिए WHO का बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर भी बनाया गया था। अभी WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक AI डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया था, उसका नाम सारा है। तो WHO से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। और ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको पूरे वीडियो में मैंने कहीं पर भी बीच में नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन आप में से बहुत से नए स्टूडेंट्स भी होंगे और बहुत से पुराने हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, तो उनको याद दिला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। तो प्लीज़ आपका जो कीमती लाइक है, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन जो मेरे पूरे दिन भर की मेहनत है, अगर आपका अप्रिसिएशन मिलता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी चलो, अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। क्विज और इसकी PDF आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका लोगो ग्रीन कलर का है। चलो फिर देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई में, चेन्नई के पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। फिर पूछा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया 29 मई को। फिर पूछा, गेल ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया? मध्य प्रदेश में। फिर पूछा, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? उज्बेकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर रश्मि सलूजा को। फिर पूछा, अभी नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पे शुरू होगा? उड़ीसा में। शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता दिव्या देशमुख ने। वेकासी विसागम उत्सव मनाया गया तमिलनाडु में। और भारतीय सेना ने ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? IOCL। आखिरी प्रश्न पूछा, कैमरून में भारतीय राजदूत बन गए कौन? विजय खंडूजा इनका नाम है। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उज्जैन में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।